नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चीन की बात करेंगे। वीडियो मैंने बना रखा था, लेकिन हुआ क्या कि आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ ना आने की वजह से मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, हम चीन को पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। दो वीडियो नहीं बनेंगे, एक ही वीडियो में पूरा चीन से रिलेटेड जितनी जानकारियाँ हैं उनको हम बता देंगे। तो ये वीडियो मैंने दोबारा बनाया है और इस जो डायग्राम बना है ये भी मुझे दोबारा बनाना पड़ा है। तो आप लोग इसको देखिए और इस डायग्राम को आप नोट जरूर कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बाकी बात करें तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगोलिया के बारे में। तो एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ मंगोलिया के ऊपर बना ही दूँ, क्योंकि कोई भी देश छूटे नहीं। मंगोलिया भी मैं बता देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है मंगोलिया के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे रूस के ऊपर। रूस को, जिसे वर्तमान संदर्भ में आप देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन को लेकर के विवाद की स्थिति जो बनी हुई है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आप अपने स्तर पर भी उसको पढ़ते रहिए। डोनबास क्षेत्र, क्रीमिया प्रायद्वीप, नाटो के बारे में, और जो आप देख रहे हैं बेलारूस से रिलेटेड जो लगती हुई जो सीमा है उसके बारे में आप लोग पढ़ते रहिए। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी और करंट अफेयर में आप देखें तो आप समसामयिक मुद्दों के बारे में आपको जानकारी होनी भी चाहिए, तो आप लोग उसको पढ़िए। बाकी जब रूस की बात करेंगे तो उसकी भी हम चर्चा कर ही देंगे। तो आइए देखते हैं चीन। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर जब कोई भी देश पढ़ रहे हो तो कोई भी देश पढ़ने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसके आसपास की वाटर बॉडीज़ देखिए और आप देखिए कि कौन कौन से देश से वो सीमा लगाता है। तो अगर जो बात करेंगे हम, तो ये देश किस किस देश से सीमा लगाता है, तो उसमें जब हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन कौन से देश आते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो ऊपर का हिस्सा रूस है, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, लाओस, वियतनाम, उत्तर कोरिया। इतने देशों से ये चाइना की सीमा लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अगर जो बात करेंगे कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, तो वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे तो देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा पूर्वी चीन सागर या ईस्ट चाइना सी। दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो दिखेगा यहाँ पर साउथ चाइना सी, दिखा हुआ है साउथ चाइना सी। ऊपर की तरफ आप और देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा येलो सी। येलो सी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक खाड़ी जैसी दिखती है, इसको हम लोग बोलते हैं चिहली की खाड़ी या बोहाई की खाड़ी। अब ये येलो सी का ही पार्ट है, अभी हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, वाटर बॉडीज मैंने बता दिया, आसपास के देशों के बारे में बता दिया। साउथ चाइना सी में जो आप वियतनाम देख रहे हैं, वियतनाम के बाद में यहाँ पर एक खाड़ी दिखती है, इसको बोलते हैं टॉकिंस की खाड़ी। वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं उसके बारे में। तो वो कौन सी है? टॉकिंस की खाड़ी, उसको याद रखिएगा। और यहाँ पर आप येलो सी देख रहे हैं तो उसको याद रखिएगा। लेकिन और आइए बात करते हैं, जब किसी देश को हम पढ़ते हैं, भौगोलिक परिस्थितियों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें हम देखते हैं पर्वत, पहाड़ी, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, वहाँ के प्रमुख शहर कौन से पठार हैं, कौन बेसिन है, कौन कौन से मरुस्थल हैं। इन सबसे रिलेटेड परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी प्रश्न आते हैं परीक्षा की दृष्टि से उनको हम चीन में सब कुछ समाहित करें। तो आइए देखते हैं, चीन में पठार को शान के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं चीन में कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से। अब चीन में पर्वतों को शान के नाम जाना जाता है, तो कौन से पर्वत हैं और कौन कौन से स्थितियां रहेंगी उनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियाँ याद रखनी है, अल्ताईशान, तियानशान, क्युनलुन। अल्ताईशान कजाकिस्तान में पड़ती है, तियानशान और ये क्युनलुन। अल्ताईशान, तियानशान, क्युनलुन 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। इन पर्वत श्रेणियों के बीच में एक निचली भूमि जिसको हम बेसिन बोलते हैं, पर्वतों के बीच की भूमि को यहाँ पर हम बेसिन बोलते हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर आपको दिखेगा जुगेरियन बेसिन। अल्ताईशान और तियानशान के बीच में एक पर्वत श्रेणी जिसको मतलब बेसिन, इसको बोलते हैं जुगेरियन बेसिन। तियानशान और क्युनलुन के बीच में एक मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बेसिन, इसको बोलते हैं तारिम बेसिन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको दिखेगा तिब्बत का पठार, और ये वाला हिस्सा पूरा क्या हिमालय है। तो याद रखिएगा ये हिस्सा पूरा हिमालय है। उसके आप उस पार देखेंगे तो दिखेगा तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार के बाद देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कैदाम बेसिन। कौन सा है? कैदाम बेसिन। कैदाम बेसिन अल्तुनशान के नीचे पड़ता है, कैदाम बेसिन पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो अल्तुनशान है, दूसरी किलियनशान है। 2 पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर हैं, अल्तुनशान, किलियनशान। यहाँ पर देखेंगे तो कैदाम बेसिन भी है, तो याद रखिएगा। अब इनमें और भी हम देखेंगे, जैसे जुगेरियन बेसिन है, तो जुगेरियन बेसिन के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों को स्टेपी घास के मैदान कहा जाता है। तो याद रखिएगा जुगेरियन बेसिन के आसपास हरे हरे घास के मैदान हैं जिनको स्टेपी घास का मैदान कहा जाता है। और आप देखेंगे तो इर्तिस नदी वगैरह भी यहाँ से निकलती है, खैर हम उसको रूस में पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो दिखेगा तारिम बेसिन। तारिम बेसिन के पास में यहाँ पर एक झील स्थित है जिसको बोलते हैं लोपनूर झील। यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर है चाइना का, लोपनूर झील याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तारिम बेसिन के पास में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मरुस्थल दिखेगा जिसको बोलते हैं तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल ये रहा। और जुगिरिन बेसिन में उइगुर मुस्लिम आबादी रहती है, वो आप जान रहे हैं, यहाँ पर माइनॉरिटी। अब देख रहे हैं चर्चाओं में जिस तरीके से म्यांमार में रोहिंग्या चर्चा में रहती है, उसी तरीके से चीन की उइगुर पॉपुलेशन भी चर्चा में रहती है, मुस्लिम यहाँ पर चर्चा में रहती है, तो इसको याद रखेगा। तकला मकान मरुस्थल ये मैंने बता दिया, ये भी याद रखेगा। क्यूनडून भी याद रखेगा। तियानसान, अल्ताइसान, अल्तुनसान और किलियनसान, ये सब याद रखेगा। और हम अगर यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से यहाँ पर क्षेत्र है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यूनान का पठार। देखिए भूटान और भारत का जो उसके ऊपर का हिस्सा दिखता है यूनान का पठार है। और जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 पर्वत श्रेणियाँ और दिखती हैं। एक को बोलते हैं खिनगान पर्वत। खिनगान पर्वत देखिए ये दिख रहा है, और दूसरी तरफ दिख रहा है चांगबाई पर्वत। चांगबाई पर्वत और खिनगान पर्वत 2 पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर स्थित हैं। दोनों के नाम आप याद रखिएगा, खिनगान पर्वत और चांगबाई पर्वत, दोनों याद रखिएगा। दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत दिखता है जिसको बोलते हैं नानलिंग पर्वत। नानलिंग पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। नानलिंग पर्वत, खिनगाई पर्वत और चांगबाई पर्वत। मैदानों की अगर जो बात करेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर 2 मैदान हैं। एक को हम बोलते हैं मंचूरिया का मैदान है, सॉरी पठार मैंने लिख दिया है, तो उसको याद रखिएगा, मंचूरिया का मैदान है। मंचूरिया का मैदान है, तो मंचूरिया का मैदान आप याद रखिएगा। तो मंचूरिया का मैदान स्थित है, और मंचूरिया का मैदान जो है सोयाबीन की खेती के लिए जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नीचे की तरफ में आएंगे तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, वो जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला पूरा हिस्सा इसको बोलते हैं नॉर्थ चाइना प्लेन। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पर दिखेगा, लेकिन वो रहने दीजिए, ये नॉर्थ चाइना प्लेन है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ चाइना प्लेन बोलते हैं इसको। और जो बता ही देते हैं खिनगान पर्वत और चांगबाई पर्वत के बीच की जो ये पट्टी दिखती है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है, और ये नॉर्थ चाइना प्लेन है, इसको याद रखिएगा। तो हो गई बात यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र मैंने बता दिए। और भी बात करेंगे तो इसे यहाँ पर आपको 2 बेसिन दिखते हैं। एक दिखता है रेड बेसिन, दूसरा दिखता है सिचुआन बेसिन। सिचुआन बेसिन जो है अपनी चाय के लिए जाना जाता है। सिचुआन में देखें तो चावल के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये चावल यहाँ पर खूब उगाया जाता है। जो यांगत्सी नदी है या यांगटीसी क्यांग जिसको बोलते हैं, इसकी घाटी चावल के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर चावल की खेती खूब की जाती है। और इसी के पास में देखेंगे तो ये इसकी राजधानी सिचुआन है। सिचुआन की राजधानी जो चेंगदू है, चेंगदू जो इसकी राजधानी है, इसमें बता दूं कि खासियत चेंगदू जो है चाय के लिए फेमस है। एक कहावत है कि दुनिया की सबसे अच्छी चाय सिचुआन में मिलती है, और सिचुआन की सबसे अच्छी चाय चेंगदू में मिलती है। अर्थात सबसे अच्छी चाय चेंगदू की, जो चाय ज़्यादा पीते हैं उनके लिए अच्छी जगहों में से एक है चेंगदू। बाकी बात करेंगे तो रेड बेसिन भी ये सब किसके लिए, धान की खेती के लिए खूब जाना जाता है। ये वाला चाहिए, धान यहाँ पे खूब होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये यांगत्सी नदी का बेसिन क्षेत्र है। क्योंकि ये जो नदी है यहाँ पर एक यू आकार में शेप ले लेती है, यहाँ पर देखिए टर्न ले रही है, फिर ऊपर चली जा रही है, और इस वजह से ये वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा हरा भरा रहता है। और यहाँ पर बेसिन हरी नमी भी रहती है, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेती वगैरह भी की जाती है। गेहूँ वगैरह, धान वगैरह ये सब उगाया जाता है। तो मंचूरिया का मैदान और नॉर्थ चाइना प्लेन मैंने बता दिया। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल हैं। तो मरुस्थलों की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मुख्य रूप से 2 मरुस्थल देखने को मिलते हैं, 3 हैं। एक तो मैंने तकला मकान मैंने बताया, एक है गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया और चीन दोनों में मिलता है, मंगोलिया और चीन दोनों में पाया जाता है। और एक मरुस्थल है जिसको हम बोलते हैं ओरडम मरुस्थल, लोएस के मैदान के नीचे है। लोएस मैदान की भी हम चर्चा करेंगे। ओरडम मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और तकला मकान मरुस्थल, तीनों मरुस्थलों को याद रखेगा। तीनों मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं तीनों मरुस्थल। तो तीनों की लोकेशन भी आप याद रखिएगा, कौन कहाँ पर स्थित है। और अगर जो बात करेंगे तो हम आपको बता दें कि लोएस का मैदान है, मध्य एशिया से लाई हुई मिट्टी। आप देखते हैं जब मिट्टी क्या होती है, जैसे कोई हवा चलती तो मिट्टी उठा कर जो एक जगह इकट्ठा हो जाती कहीं पर, तो काफ़ी मुलायम मिट्टी होती है। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें क्या होती है, लोएस के मैदान की खासियत यही है कि इसमें आप देखेंगे तो जब ऊर्ध्वाधर रूप से आप देखेंगे तो में विभिन्नता, आपको जो लेयर होती है, जो आप ABCD पढ़ते हैं, वो इसमें नहीं पाई जाती। ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी मिट्टी एक जैसी दिखती है। तो पूरी की पूरी मिट्टी एक जैसी दिखती, काफ़ी नम मुलायम मिट्टी, पीली मिट्टी होती है। तो उससे यहाँ पर लोएस के मैदान का निर्माण हुआ है। लोएस का पठार भी यहाँ पर है, इसको याद रखिएगा। बाकी अगर जो बात करेंगे यहाँ की नदियों की, तो नदियों की बात करेंगे तो यहाँ की मुख्य रूप से तो 2 नदियाँ हैं, लेकिन और भी नदियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन सबका हम जिक्र करेंगे।
सबसे बड़ी जो नदी है, सबसे बड़ी नदी हम बात करेंगे तो कौन सी है? यांगत्सी नदी है, इसको यांग टीसी क्यांग के नाम से जानते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी जो देखेंगे तो ये खिनगाई क्षेत्र है, खिनगाई क्षेत्र से निकलती है। ये वाला क्षेत्र खिनगाई से निकलती है। यहाँ से देखेंगे तो होते हुए आप देख रहे हैं ये वाला है, इस जगह से होते हुए संघाई के पास अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करती है, संघाई के पास में। और संघाई एक प्रमुख बंदरगाह भी है। यहाँ पर देखेंगे तो इस पर प्रमुख बांध स्थित, इसको बोलते हैं थ्री जहाज डैम। सबसे बड़े बांधों में से एक आता है थ्री जहाज डैम, इंपॉर्टेंट को याद रखेगा। इसकी घाटी में देखेंगे तो रेड बेसिन, सिचुआन बेसिन से होते हुए नदी गुजरती है, याद रखेगा। इसी की एक सहायक नदी है, सहायक नदी के नहीं कह सकते, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है या कहीं सी इसकी एक धारा है जो अलग हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्ल नदी। देखिए पर्ल नदी आपको दिख रही है, पर्ल नदी। पर्ल नदी के मुहाने पर देखेंगे तो हांगकांग स्थित है। देखिए ये पर्ल नदी है। जिस तरीके से गंगा से आप देखें, गंगा नदी आप देखते हैं तो गंगा से जिस तरीके से आपको देखते हैं कि जैसे हुगली निकल जाती है, उसी तरीके से ये भी निकल जाती है। तो ये क्या होती है? उसकी एक धारा है जो निकल गई है इसमें से। और देखिए ये वाली नदी दिख रही है आपको, दिख रही है पर्ल नदी है, याद रखिएगा। दूसरा यहाँ की प्रमुख नदी है, ये भी देखेंगे तो किन्घाई क्षेत्र से ही निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीली नदी या हुआंगो नदी। रेड कलर की दिख रही है, पीली या हुआंगो नदी। इस नदी को पीली नदी क्यों कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं, उन सब का हम जिक्र करेंगे। दरअसल बता दूं कि इस नदी को, हुआंगो नदी को चीन के शोक के नाम से जाना जाता है और इसको पीली नदी भी बोलते हैं। दरअसल मैं बता दूं कि ये जो नदी है उत्तरी क्षेत्र में बहती है, उत्तरी क्षेत्र में बहती है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात कि इसको क्या बोलते हैं? चीन का शोक बोलते हैं। लोएस के पठार या लोएस के मैदान से होते हुए जब ये नदी निकलती है तो उस मैदान के जो मिट्टी होती है, पीली मिट्टी, उसको ये बहा करके लेकर चली जाती है, गाद वगैरह के रूप में बहा करके लेकर के चली जाती है। तो नदी का जो पानी वो बिल्कुल पीला हो जाता है मिट्टी की वजह से। तो पीली पानी होने की वजह से इस नदी को पीली नदी या येलो नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम हुआंगो नदी भी है। ये नदी आगे चल करके जब हम देखेंगे तो ये नदी पीला सागर में के अंदर स्थित है चिहली की खाड़ी। ये वाला हिसाब देखना, ये चिहली की खाड़ी है। पीला सागर के अंदर स्थित चिहली की खाड़ी में अपने गिर जाती है, याद रखिएगा। तो कहाँ गिरती है? चिहली की खाड़ी, या इसका दूसरा नाम है बोहाई। बोहाई की खाड़ी या चिहली की खाड़ी एक ही नाम है। किसका पार्ट है? ये पार्ट है येलो सी का, याद रखिएगा। अब और प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो यहाँ की एक नदी यूनान के पठार से निकलती है, मेकोंग नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एक नदी जिसको हम लोग बोलते हैं यार्लू जंगबू। यार्लू जंगबू कहिए या सांगपो कहिए या ब्रह्मपुत्र नदी कह दीजिए। तो चीन में बोलते हैं यार्लू जंगबू चीनी भाषा में, तिब्बती में सांगपो, भारत में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। इन सबको आप याद रखेगा। तो ये भी यहाँ की प्रमुख नदी है, क्योंकि अब यहाँ तिब्बत जो है इस समय देखें तो चीन का ही पार्ट है। तो ये आप याद रखेगा। बाकी की आप और देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो आपको दिख रहा है सेंडोंग प्रायद्वीप है, इसको भी याद रख सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया हो तो आप जान ही रहे। बाकी एक प्रमुख और नदी जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दिखेगी यहाँ पर नदी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये आमूर नदी है, आमूर नदी, जो चीन और रूस की सीमा पर स्थित है। चीन और रूस की सीमा पर स्थित है, इसका नाम है आमूर नदी। ये याद रखिएगा। चीन और रूस की सीमा का निर्धारण भी नदी करती है, आमूर नदी। आमू नहीं है, आमू तो आप चले जाएंगे सर, और आमू नदियाँ कजाकिस्तान के क्षेत्र में। तो यह आमूर नदी है। तो ये हो गई बातें जो मैंने बताई आपको। अब इसमें और क्या खास है उसकी हम बात करेंगे। तो आइए औद्योगिक क्षेत्र और जो प्रमुख यहाँ के जो खनिज क्षेत्र हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। अब आइए पहले बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की अगर जो बात करेंगे तो ये दो क्षेत्र, एक है चेंगदू। चेंगदू मैंने बताया कि सिचुआन की राजधानी है चेंगदू, यहाँ का प्रांत है चेंगदू, उसकी राजधानी है। और तारिम बेसिन, देखिए तारिम बेसिन ये रहा, ये किसके लिए क्षेत्र है? तारिम बेसिन के, यहीं पर करुमाई क्षेत्र है। तो पेट्रोलियम के लिए जाना था। चेंगदू और तारिम बेसिन किसके लिए जाने जाते हैं? पेट्रोलियम के लिए। टिन के लिए यूनान का पठार, देखिए ये रहा। कोयला के लिए डेटोंग क्षेत्र, लौह अयस्क के लिए लिपनिंग, स्टील के लिए मकदेन त्रिभुज, देखिए ये रहा मकदेन। मकदेन त्रिभुज देखिए कौन कौन से तीन शहर हैं? सेनयांग, अंसन, फुसुन। अंसन लौह अयस्क के लिए भी जाना जाता है, जान रहे हैं, लौह अयस्क अंसन। तो मकदेन त्रिभुज मैंने बता दिया स्टील के लिए, तो आप जान ही रहे। बाकी लौह अयस्क के लिए भी अंसन जाना जाता है। एक अंसन है, एक है एंसन। एंसन जर्मनी में है, अंसन जो है वो चीन में है। तो इसमें अंसन, फुसुन, सेनयांग को बोलते हैं मकदेन त्रिभुज। स्टील के लिए प्रसिद्ध है, इसको स्टील ट्रायंगल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। और लौह अयस्क भी यहाँ के जो अंसन है उसमें होता है, मतलब लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। बाकी अगर जो बात करेंगे, जैसे मैंने टिन बताया था, टिन को यूनान का पठार, यहाँ पर एक गेजू है, गेजू यूनान का पठार गेजू।
जिसको टिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, गेजू को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। बाकी अगर जो बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र के लिए, तो संघाई इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, टेक्सटाइल है, जलयान निर्माण है, इसके लिए संघाई जाना जाता है। इस्पात उद्योग, टेक्सटाइल, जलयान निर्माण। गुआंगझाऊ लाइट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जो आप देखते हैं दिवाली वगैरह में जो लोग लगाते हैं घरों पर लाइटिंग के लिए, गुआंगझाऊ दक्षिण में ही पड़ता है, तो गुआंगझाऊ उसके लिए जाना जाता है, उसको आप याद रख सकते हैं। बाकी नानकिंग है, नानकिंग जो है वो टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। और यहीं पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर इसका चीन का फेमस बंदरगाह है, इसको बोलते हैं दलियान। दलियान बंदरगाह, हो सकता है कोई पूछ ही लिया जाए कि दलियान बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो चाइना में स्थित है। याद रखिएगा दलियान चाइना में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट में से याद रखिएगा। तो लगभग चीज़ें तो मैंने बता दी, इसमें अब उस तरह की कोई चीज़ बची नहीं जो मैंने बताया ना हो। लगभग चीज़ें चीन की खत्म हो चुकी जो मैंने बताया। आप लोग इनको अपने स्तर पे पढ़िए, और नेक्स्ट जो वीडियो में बताऊंगा मंगोलिया के ऊपर होगा। मैं चाहता नहीं हूं कि कोई देश छूटे, लगभग जितने देश हैं सब देशों की मैं चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चंगेज खान के बारे में बात करेंगे और मंगोलिया के बारे में अच्छे से चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है उन सबको हम बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो मंगोलिया के ऊपर होगा। आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी क्योंकि पहला वीडियो आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए दोबारा बनानी पड़ी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मंगोलिया के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।